हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 फॉरेस्ट। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर कर दिया है तो और भी फ़ोन से कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप सब ने जंगल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स क्यों कहा जाता है? और अगर एक दिन फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी होगी? सिर्फ एनिमल्स की या हम इंसानों की भी? आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 फॉरेस्ट। For a forest is an area where the earth is covered mainly by a large number of trees. The very large number of trees in a forest support many life forms. Trees are an important component of the forest. They clean the air, cool it on hot days, conserve heat at night, and act as excellent sound absorbers. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि फॉरेस्ट या जंगल क्या होता है। सोचो, अगर किसी जगह सिर्फ 10 या 20 पेड़ हो तो उसे फॉरेस्ट कहा जाएगा? नहीं, उसे फॉरेस्ट नहीं कहा जाएगा। फॉरेस्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, इतने सारे पेड़ होते हैं कि आपको दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे। और इतने सारे पेड़ होने की वजह से वहाँ बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे लायंस, एलिफेंट्स, मंकी, डियर और स्नेक वगैरह, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहते हैं। इसलिए फॉरेस्ट बहुत सारे लिविंग थिंग्स का घर होता है। अब पेड़ सिर्फ जंगल को ही सुंदर नहीं बनाता, बल्कि हमारी भी हेल्प करता है। जैसे पेड़ एयर को साफ करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, गर्मी के दिनों में हमें ठंडी हवा देता है, और रात में एनवायरनमेंट को बैलेंस रखता है। अगर रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हों तो गाड़ियों की आवाज़ से भी कुछ हद तक कम सुनाई देती है। इसलिए पेड़ नेचुरल साउंड एब्जॉर्बर की तरह भी काम करते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ का मेन पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट बहुत सारे पेड़ों का घर है, और ये पेड़ इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। Forests create a special environment which in turn affects the kind of animals and plants that live and survive there. Forests develop at places where the average temperature is greater than 10 degrees Celsius, and where there is an annual rainfall of at least 200 millimeter. अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हर जगह फॉरेस्ट नहीं उगता। फॉरेस्ट वहीं बनता है जहाँ का मौसम उसके लिए ठीक हो, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड ना हो और अच्छी बारिश भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बारिश भी होती हो। इसी वजह से हर फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। कुछ एनिमल्स सिर्फ ठंडे जंगल में ही रहते हैं, जबकि कुछ गर्म जंगल में रहते हैं। बुक में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी दिया गया है कि फॉरेस्ट बनने के लिए एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, और साल भर में कम से कम
200 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। यानी अगर मौसम और बारिश दोनों सही होंगे तभी धीरे धीरे एक बड़ा फॉरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। For early man, forest was his home, where he got food and shelter. Human beings and forests have always had a complex relationship. We have always been dependent on forest for getting clean air, food, fuel, water, shade, and shelter. Thus, forests play multiple roles to take care of our basic needs. बच्चों, आज हमारे पास घर है, स्कूल है और मार्केट है, लेकिन बहुत पुराने समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय के लोग जंगल में ही रहते थे, उन्हें खाना जंगल से मिलता था, लकड़ी जंगल से मिलती थी और रहने की जगह भी जंगल ही था। और सिर्फ पहले के लोग ही नहीं, आज भी हम फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं। हमें क्लीन हवा, लकड़ी, पानी, खाने की बहुत सारी चीज़ें और धूप से बचने के लिए छाया भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि पहले भी इंसान फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट था और आज भी हमारी बहुत सारी नीड्स फॉरेस्ट ही पूरी करती है। तो बच्चों, देख रहे हो आप ये पिक्चर्स में कैसे पहले के लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे और वहीं रहकर एनिमल्स को मारकर पकाकर उसे खाते थे। बेचारों के पास तो कपड़ा भी नहीं था पहनने को। तो बच्चों, अब तक हमने समझा कि फॉरेस्ट क्या होता है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं। चलिए एक एक करके बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। Advantages of forests. Forests help us in the following ways. The trees purify the air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. This helps to maintain the climate balance over a large area. Trees also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide, which is the main greenhouse gas. Forests act as the natural absorbers of rainwater. The soil held by roots of trees soaks in the rainwater. A large portion of rainwater seeps down the soil. This recharges the groundwater. Forests prevent soil erosion. Trees bind soil particles with their strong roots. This prevents soil from being washed or blown away. Forests prevent floods as the soil held by roots of the trees absorbs running water and prevents floods. Forests help to bring good rainfall. This leads to more greenery around and better crops. Forests also serve as home to many types of animals. These include mammals, reptiles, insects, birds and wild animals. बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फॉरेस्ट के। यहाँ दिया हुआ है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे एडवांटेजेस है, कैसे हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ट्रीज़ एयर को साफ करता है। बच्चों, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ बिल्कुल उल्टा काम करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। इसलिए जब हम किसी पार्क या जंगल में जाते हैं तो वहाँ की एयर कितनी फ्रेश लगती है ना। इसी वजह से फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, बुक में लिखा है कि ट्रीज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करता है। अब सोचो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ती रहे तो अर्थ धीरे धीरे और गर्म होने लगेगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जितना ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही हमारी अर्थ को ठंडा और हेल्दी रखने में हेल्प मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉरेस्ट
रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। बच्चों, जब बारिश होती है तो क्या सारा पानी सीधे नदी में चला जाता है? नहीं। ट्रीज के जो रूट्स होते हैं उसकी वजह से मिट्टी पानी को अपने अंदर सोक कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये पानी जो है वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक है। इसी वजह से वेल्स और हैंड पंप्स में पानी बना रहता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, अगर बहुत तेज बारिश हो और जमीन पर पेड़ ही ना हो तो मिट्टी पानी के साथ बहने लगेगी, है ना। लेकिन जब पेड़ होते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और इसलिए मिट्टी नहीं बहती। ठीक है। समझ आ रहा है ना? ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर पेड़ ही ना हो तो बारिश का पानी सीधा बहने लगेगा या नहीं? हाँ, बहने लगेगा। इसी वजह से फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट है, फॉरेस्ट अच्छी रेनफॉल लाने में भी हेल्प करता है। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ इन्वायरमेंट भी हेल्दी होता है और बारिश भी अच्छी होती है। और जब बारिश अच्छी होगी तो खेतों में भी फसल अच्छी होगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है, लाइक लाइक मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, है ना। सब फॉरेस्ट में ही रहते हैं। इसलिए अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो सिर्फ पेड़ ही नहीं कटेगा बल्कि बहुत सारे एनिमल्स अपना घर भी खो देंगे। सो इसीलिए फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि फॉरेस्ट हमें क्लीन एयर देता है, ग्लोबल वार्मिंग कम करता है, बारिश लाने में हेल्प करता है, फ्लड्स और सॉइल इरोजन को रोकता है और बहुत सारे जो जीव जंतु है उनको घर देता है। ठीक है, उनको रहने की जगह देता है। Now, moving to the next paragraph, next topic, forest products. Forests provide a number of things that are used by humans. Some products are wood or timber. Wood obtained from trees in forest is used for making furniture. It is also used for making paper and as a fuel. सबसे पहला आता है वुड या टिम्बर। बच्चों, घर में टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा या दरवाज़ा देखा है ना? इनमें से बहुत सी चीज़ें लकड़ी से बनी होती हैं और ये लकड़ी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। लकड़ी का यूज़ पेपर बनाने और फ्यूल के रूप में भी देखा होगा, रूप में भी होता है। Medicines and spices. A number of medicines are obtained from forests. Medicinal plants like amla, ashwagandha, brahmi grow in forest. Some spices are also obtained from forests. बच्चों, कभी आपकी मम्मी ने आंवला खिलाया है या अश्वगंधा का नाम सुना है आपने? ये सब फॉरेस्ट में उगने वाली मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इनसे मेडिसिन्स बनती हैं और किचन में जो कुछ स्पाइसेस यूज़ होते हैं उनमें से भी कई फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ये देखो, आंवला इस तरह का होता है, अश्वगंधा, है ना। स्पाइसेस जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं, मसाले, वो फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। नंबर थर्ड है गम्स, रेजिन्स एंड डाइज। Gums are used for making adhesives and in medicines. Some varieties of gums are used as food. Many resins are used to make varnish and paint. Many dyes used to color clothes and paper are also obtained from forests. अब एक इंटरेस्टिंग बात,
जो चिपकने वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे गम, वो भी फॉरेस्ट से मिलती हैं। रेज़िन, ये देखो रेज़िन, रेज़िन का यूज़ पेंट और वार्निश बनाने में होता है। और नेचुरल डाइज़ का यूज़ कपड़ों और पेपर को कलर करने के लिए होता है। स्पेशल लीव्स, एरिका नट लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स। Tendu leaf is also called green gold of Odisha. The leaves of tendu are used for particular wrapping purposes. बच्चों, क्या आपने कभी शादी या फंक्शन में पटाल में खाना खाया है? वो डिस्पोजेबल प्लेट्स कई बार एरिका लीफ से बनती हैं। और जो टेंडू लीव्स होता है उसका यूज़ रैपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये देखो टेंडू लीव्स, बाइंडिंग टेंडू लीव्स। हनी, large beehives are found in forests that are used for extraction of honey. Beeswax is used in cosmetics and medicines. हनी किससे मिलता है? बी यानी मधुमक्खी से मिलता है हमें हनी। और हनी बीज अपना बीहाइव ज़्यादातर फॉरेस्ट में बनाती है। हनी के साथ साथ बीज वैक्स भी मिलता है, जिसका यूज़ मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स में होता है। Bamboo. This plant is used for making baskets, boats, bridges, buckets, cloth, cooking utensils, fishing rods, handicrafts, musical instruments, paper, furniture, toys, umbrellas, and walking sticks. It is also used as food. बैम्बू को अगर सुपर प्लांट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक बास्केट, फर्नीचर, ब्रिज, पेपर, टॉयज, फिशिंग रॉड, अम्ब्रेला और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ जगह लोग बम्बू को खाने में भी यूज़ करते हैं, पता है आपको? यहाँ देखो, डू यू नो बम्बू इज़ अ वेरी यूजफुल प्लांट। क्या आपको पता है बैम्बू जो है वो बहुत ही यूजफुल प्लांट है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्रशेस, कैनोज, कार्ड्स, चारकोल, चॉपस्टिक्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, फैंस, फेंसेस, फायरवुड, फूड स्टीमर, फर्नीचर, गार्डन टूल्स, हैट्स, इंसेंस, पार्टिकल बोर्ड, पेन्स, पाइप्स, प्लाई, रूफिंग, स्कैफोल्ड, टेबलवेयर एंड टूथपिक्स। इसके बहुत सारे यूजेस हैं बैम्बू की। स्पेशल प्रोडक्ट्स, सैंडलवुड, लैक एंड रबर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट से हमें सैंडलवुड, रबर और लैक भी मिलता है। इन सब का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। डिफॉरेस्टेशन, we now know that forests are very useful for mankind. However, some of us cut down trees in an unplanned manner due to their own selfish interest. This is neither right nor desirable. Human beings cut forests because of the following reasons: need more land to make houses, industries, and for agriculture, need wood for construction, need some trees for specific use, which they cut without planting more of them. अब तक हमने फॉरेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे देखे, लेकिन अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है डिफ़ॉरेस्टेशन। बच्चों, आप सबसे पहले मुझे बताना कि डिफ़ॉरेस्टेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेड़ों को कट करना। बुक में लिखा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाने में हेल्प करते हैं, जानवरों को घर देते हैं और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए बिना सोचे समझे पेड़ को कट कर देते हैं, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब सवाल आता है कि लोग पेड़ कट क्यों करते हैं? काटते क्यों हैं आखिर? सबसे पहला रीज़न है घर, फैक्ट्रीज़ और खेती के लिए ज़मीन चाहिए होती है, तो इसलिए कट करते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे नए घर और इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं। इसके लिए कई बार फॉरेस्ट को लोग काट देते हैं। दूसरा रीज़न है कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी की ज़रूरत। फर्नीचर, वुड्स,
डोर्स और कई बिल्डिंग्स में वुड का यूज होता है। सो इसलिए फॉरेस्ट को लोग कट कर देते हैं। Such activities are leading to a drastic reduction in the forest cover on Earth. The government has made laws according to which cutting down of trees is a punishable offense. When some trees need to be cut, a larger number of trees must be planted. बच्चों, जब लोग बिना सोचे समझे पेड़ काटते रहते हैं तो धीरे धीरे अर्थ पर फॉरेस्ट की क्वांटिटी भी कम होने लगती है। इसी बात को बुक में ड्रास्टिक रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर कहा गया है। अब सोचो, अगर हर रोज पेड़ कट रहे हैं और कोई नया पेड़ भी नहीं न लगाए तो कुछ सालों बाद क्या होगा? जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और जब जंगल खत्म होने लगेगा तो जानवरों का रहने का जगह यानी उनके जानवरों का जो घर है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। इस कानून के हिसाब से बिना परमिशन के पेड़ कट करना एक पनिशेबल ऑफेंस यानी सजा मिलने वाला जुर्म है। और अगर किसी ज़रूरी काम के लिए कुछ पेड़ काटना पड़ता है तो उससे भी ज़्यादा नए पेड़ लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है? एक पेड़ काटने से काम नहीं चलेगा, उसकी जगह कई नए पेड़ लगाने होंगे। इसी को हम एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Cutting down of trees by man is harmful. It leads to decrease in rainfall in the surrounding areas, increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere that can increase global warming, decrease in the levels of groundwater in the nearby areas, increase in soil erosion that can cause more frequent floods. These can result in widespread destruction of habitat of a number of plants and animals. अब बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि लोग पेड़ काट रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला नुकसान है बारिश कम होना। जहाँ फॉरेस्ट कम हो जाते हैं वहाँ धीरे धीरे रेनफॉल भी कम होने लगती है। दूसरा नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना। आपको याद है ना, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर पेड़ ही कम हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ती रहेगी और अर्थ और गर्म होती जाएगी, है ना? तीसरा नुकसान ये है कि ग्राउंड वाटर कम होने लगेगा। पेड़ की जो रूट्स है वो बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाती है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? तो पानी भी ज़मीन के अंदर कम हो जाएगा और हैंड पंप और वेल्स का पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। चौथा नुकसान है कि सॉइल इरोजन और फ्लड्स। बिना पेड़ों के मिट्टी ढीली हो जाती है, बारिश आते ही मिट्टी बहने लगती है और कई जगह फ्लड्स भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान एनिमल्स का घर खत्म हो जाना। ये सब फॉरेस्ट जैसे शेर, हाथी, बंदर, पक्षी, है ना, ये सारे फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो इनके पास तो रहने की जगह भी नहीं बचेगी, तो बेचारे कहाँ रहेंगे? इसलिए डिफॉरेस्टेशन सिर्फ पेड़ों का नुकसान ही नहीं करता, बल्कि पूरी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देता है। हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट? Throughout the world, forests are in danger. Many plants and animals that live in these forests are disappearing fast. Many people and cultures that depend on forest for their way of life are also under threat. Only 20% of the world's ancient forests are left. A forest of the size of a football field disappears every 2 seconds. बच्चों, अब सवाल ये है कि फॉरेस्ट को बचाया कैसे जाए? बुक में बताया गया है कि आज पूरी दुनिया में फॉरेस्ट खतरे में है।
बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी लाइफ फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो उनकी लाइफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। बुक में एक बहुत शॉकिंग फैक्ट बताया गया है कि दुनिया में सिर्फ 20% पुराने फॉरेस्ट ही बचे हैं, और हर 2 सेकंड में फुटबॉल ग्राउंड जितना जितना बड़ा फॉरेस्ट खत्म हो जाता है। सोचो, जब तक मैंने ये सेंटेंस बोला तब तक शायद एक और फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट खत्म हो चुका होगा। ये कितनी सीरियस बात है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। The Forest Conservation Act was enacted by the Indian Parliament in 1980. According to its rules, the indiscriminate cutting of trees in forest is a punishable offense. फॉरेस्ट को बचाने के लिए इंडिया में 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया। इस लॉ के हिसाब से बिना परमिशन के फॉरेस्ट में पेड़ काटना मना है। गवर्नमेंट ने कई फॉरेस्ट को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries to protect the forest cover and the animals that live in the forest. A national park is a reserved land, usually declared and owned by the national government. It is protected from most human developments and pollution. A sanctuary is also a reserved area in which birds and animals are protected from hunting. नेशनल पार्क में एनिमल्स और नेचर को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ इंसान की एक्टिविटीज़ बहुत कम या बिल्कुल अलाउ नहीं होती। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है सिर्फ। ठीक है। एक एग्ज़ाम टिप है, नेशनल पार्क पूछेगा तो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉट अलाउड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। इसे आप याद रखना। ठीक है। बच्चों, गवर्नमेंट सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, बल्कि सिर्फ फॉरेस्ट और एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ खास जगहों को भी प्रोटेक्ट क्या बोले उसे, सुरक्षित घोषित करती है। ठीक है। इन्हें हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं इसे। नेशनल पार्क क्या होता है कि नेशनल पार्क एक ऐसी जगह होती है जिसे गवर्नमेंट पूरी तरह प्रोटेक्ट करती है। यहाँ फॉरेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखा जाता, मतलब उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नेचुरल पार्क के अंदर इंसानों की एक्टिविटीज़ बहुत हद तक अलाउ नहीं होती। इससे एनिमल्स अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में बिना किसी परेशानी के रह पाते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है। जैसे कुछ जगहों पर रिसर्च या कुछ ज़रूरी काम की परमिशन मिल सकती है। सो बच्चों, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप एक इजी ट्रिक मैं बताती हूँ। नेशनल पार्क क्या है, उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है एनिमल्स को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लगभग नहीं होती। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके। बुक में एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि नेशनल पार्क्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। अब एक फेमस एग्जांपल देखते हैं, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, पूरी दुनिया में फेमस है। क्या आप जानते हैं क्यों?
क्योंकि एशियाटिक लायन यानी एशियन शेर को उसके नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट करने के लिए गिर नेशनल पार्क सबसे फेमस जगह है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। फेमस किस लिए है? तो एशियाटिक लायन के लिए। आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप ये लिखोगे। ओके ओके। Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan is the largest bird sanctuary in Asia. Um, it is famous as a refuge for migratory birds like Siberian cranes, barons, ibis, pelicans, and painted storks. These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter months. Some other national parks in the Himalayan foothills are the Corbett National Park and the Dudhwa National Park. These provide an unforgettable wildlife experience. अब बच्चों चलिए एक और फेमस प्लेस के बारे में हम जानते हैं। ये है भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में प्रेजेंट है। ये एशिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी मानी जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने कभी सुना है कि माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में? माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स वो पक्षी होते हैं जो मौसम बदलने पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लंबी ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे हम समर वैकेशन या विंटर वैकेशन में कहीं घूमने जाते हैं ना, वैसे ही ये बर्ड्स भी ठंड के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। साइबेरियन क्रेन्स, पेलिकन्स और पेंटेड स्टॉक्स जैसे बर्ड्स विंटर के दौरान भारतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं और कुछ समय यहीं रहते हैं। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है और यहाँ कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? राजस्थान में है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ रहते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क्स है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। A number of organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through printed as well as electronic media. We all can also contribute towards forest conservation by minimizing the use of wood and wood products, by not using products that promote destruction of forest. Many people buy fur obtained from animals, ornaments made of elephant tusk, etc. This should not be done as it leads to killing of wild animals. By celebrating the growing of plants as a festival and involving more and more people in this activity, this festival is celebrated in many parts of India as Van Mahotsav. सिर्फ गवर्नमेंट ही फॉरेस्ट को नहीं बचा सकती, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम नेचर का ध्यान रखें। सबसे पहला काम, जितनी ज़रूरत हो उतना ही वुड और पेपर को यूज़ करो। जितना कम हम वुड वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पेड़ बचेगा। दूसरी बात, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए हमें जो एनिमल्स को मार कर बनाई जाती हों, जैसे एलिफेंट के टस्क मतलब दांत से बने ऑर्नामेंट्स या एनिमल्स की फर से बने कपड़े। अगर हम ऐसी चीज़ों को खरीदेंगे तो लोग पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा एनिमल्स का शिकार करेंगे। और तीसरा और सबसे अच्छा तरीका, पेड़ लगाओ। इंडिया में हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है ना। ये एक प्लांटेशन फेस्टिवल है, वन महोत्सव। इस दिन हज़ारों नए पेड़ लगाए जाते हैं। कई स्कूल्स भी वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर पेड़ लगाते हैं। आपके स्कूल में भी होता होगा वन महोत्सव।
सोचो अगर हर स्टूडेंट हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो कुछ ही सालों में लाखों नए पेड़ लग सकते हैं ना। तो फॉरेस्ट को बचाने की शुरुआत हम अपनी छोटी छोटी आदतों से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। Forests are Earth's air purifiers. They are often referred to as the Earth's lungs. Just as our lungs absorb carbon dioxide from the blood and infuse it with oxygen, green plants absorb carbon dioxide during photosynthesis and in return release oxygen into the atmosphere. बच्चों, जैसे हमारे लंग्स हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देने में हेल्प करते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट पूरी अर्थ को क्लीन एयर देने में हेल्प करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसी वजह से फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आप इसे लिख देना इस तरीके से। ओके, do you know the well-known Chipko Andolan? It literally means hug the trees movement. It originated from an incident in a remote village high up in the Himalayas in 1972. There was a dispute between the local villagers and a logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. Undeterred, the women of the rainy village reached the forest quickly and clasped the tree trunks. They thus prevented the workers from using their axes and saws to cut trees. The Chipko Andolan fueled worldwide attention. It is the symbolic heading of tree huggers who put themselves in danger in order to protect a part of the natural environment from getting harmed. अब चैप्टर के एंड में एक बहुत ही इंस्पायरिंग रियल स्टोरी दी गई है। इसका नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन ये 1972 में हिमालय के एक गांव में शुरू हुआ था। कुछ लोग जंगल के पेड़ काटने आए थे, लेकिन गांव की जो औरतें थीं, वो उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। वो पेड़ों से जाकर चिपक गई और बोली, जब तक हम यहाँ हैं कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। इस वजह से पेड़ नहीं काट पाए लोग और जंगल भी बच गया। इसी मूवमेंट का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। का मतलब ही होता है चिपक जाना या हग द ट्रीज। तो इससे मैसेज क्या मिलता है हमें? अगर हम सब मिलकर नेचर की रक्षा करें तो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचा सकते हैं। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैंने जितना भी पढ़ाया उसे आप अच्छे से रिवाइज करना और याद करना। सो या, टेक केयर एंड बाय बाय।